हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो सामाजिक मुद्दा है। और ऐसे मुद्दे सब लोगों के जीवन में हमेशा काम आते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में ये मुद्दा काम आता है। तो आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर चर्चा करें और इस चैनल में कोशिश करेंगे हम लोग कि ऐसे मुद्दे पर लगातार दो चार लगातार वीडियो डाल के और आपको बताएं और इस मुद्दे के बारे में, और जितनी भी सामाजिक मुद्दे हैं, अगर आपको भी कोई मुद्दा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर चर्चा कीजिए, तो ज़रूर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए और देखिए इस वीडियो को और बताइए कि अगर इसमें कहीं कमी है तो ज़रूर बताइएगा, और जिस मुद्दे पर आपको और वीडियो चाहिए डिटेल में उसके बारे में भी आप बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मुद्दा है वह बैंक। सब लोगों को एक न एक दिन इस जगह जाना पड़ता है। बैंक एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। मंदिर जाए ना जाए, बैंक हर व्यक्ति जाता है, और ये हर व्यक्ति के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है बैंक। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं आपका क्लास ले नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत डिटेल में बताने के बाद लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, तो हम लोग बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि बैंक है क्या। बैंक है क्या, बैंक के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बैंक के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बैंक स्टार्ट कैसे हुआ है। तो बैंक का स्टार्ट हुआ, आप लोग जानते हो कि महाजन से। ये जो महाजन सिस्टम है ना, पहले बैंक नहीं था तो दुनिया में महाजन सिस्टम चलता था। आप लोग जानते होंगे सूद पर लोग पैसा लगाता था। तो सूद पर जो पैसा लगाने का तरीका है वही तरीका बैंक का है। क्या सूद पर पैसा लगाने वाले लोग सब अपना पैसा लगाते थे? नहीं। जो सूद पर पैसा लगाता था वो सारा पैसा अपना ले लगाता था। वो क्या करता था, मान लो हमारे पास पैसा है नहीं और हम सूद पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस समाज में किसके पास पैसा है, तो जिसके पास पैसा है उससे हम लोन लेंगे। और मान लो कि सूद पर लगाने वाला मिस्टर एक्स से लोन ले लेता है। मिस्टर एक्स के पास पैसा है, सर्विस रिटायर किया है, इसको बोला कि आपका पैसा पड़ा हुआ बैंक में, हम आपको तीन तीन रुपया पर सैकड़ा देंगे। पर सैकड़ा 3 रुपये देंगे, इसको बोलते हैं 3 टका। मतलब 100 रुपये में 3 रुपये आपको ब्याज दे देंगे। अब ये आदमी मिस्टर एक्स जो रिटायर हुआ वो सोच रहा है बैंक तो हमको साल का दे रहा है, मतलब 1 रुपया भी नहीं दे रहा है महीने का, और ये 3 रुपया देने के लिए तैयार है। उठा के दे दिया। अब ये क्या करेगा, इस पैसे को मिस्टर वाई को दे देगा। मिस्टर वाई को देगा। मिस्टर वाई को ज़रूरत है, इसकी बेटी की शादी है, घर बनाना है, पिताजी का डेथ हुआ है, भोज खिलाना है, ये उधार ले रहा है, तो इसको दे दिया 6 रुपये पर सैकड़ा में। अब क्या होगा कि 6 रुपये पर सैकड़ा मिस्टर वाई से वसूलेगा महाजन, और एक्स को 3 रुपया देगा, बाकी 3 रुपये उसका मार्जिन होगा। यही बैंक का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बैंक यही काम करता है, जनता से ही लोन लेता है, जनता को ही लोन देता है, बदले में अपना प्रॉफिट अर्न करता है। तो बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए पब्लिक से ही लोन लेता है। अब जैसे हम लोग पैसा जमा किए तो हम लोग से बैंक लोन लिया, और वही पैसा हम लोग से लोन लिया तो बैंक हम लोग को 3% ब्याज देता है सेविंग अकाउंट पे। तो 3% में हम लोग से पैसा उठा लिया, और वही पैसे को जिसको ज़रूरत है, किसी को घर बनाने के लिए ज़रूरत है, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसको बैंक देता है। 10%, 12%, 15% में बैंक देता है। तो और जो बीच का मार्जिन है, 3% हमको दे रहा है और 12% उससे वसूल रहा है, तो 9% जो मार्जिन है वो बैंक का प्रॉफिट है, जो महाजन का प्रॉफिट हुआ करता था। तो जो काम महाजन पहले करता था, बाद में कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाए कि भाई महाजन वाले में क्या है कि आप एक गाँव तक ही सीमित रहेंगे, एक बहुत ज़्यादा तो एक पंचायत तक सीमित रहेंगे, 6-7 गाँव आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि पूरा ब्लॉक और पूरा राज्य, पूरा देश कवर कर ले महाजन सिस्टम से, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई पंजीकरण नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये वैलिड नहीं है, सही नहीं, इलीगल है ये। तो उसको लीगल रूप देने के लिए कानून बना दिया गया, और कानून के अंदर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम बैंक रखा गया। तो बैंक का भी कॉन्सेप्ट वही है जो महाजन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब चलते हैं, हम लोग बैंक के बारे में जान चुके हैं। हम लोगों को बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता रहता है कि बैंक में खाते कितने प्रकार के होते हैं, और पैसा डालेंगे कैसे और पैसा निकालेंगे कैसे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक में जब अकाउंट की बात कर लेते हैं, तो बैंक में अकाउंट जब आप ओपन करवाते हो तो 4 ऑप्शन आता है। पहला आता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट आप ये खुलवा सकते हो। करेंट डिपॉजिट अकाउंट आप खुलवा सकते हो। तीसरा, आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसी भी बैंक में आप जाइएगा तो ये खुलवा सकते हो।
चौथा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और कुछ कुछ बैंक क्या किया है कि और भी बहुत सारे डिपॉजिट स्कीम लाया है। जो नया नया बैंक है जिसके पास ज़्यादा डिपॉजिट नहीं है वो नया नया स्कीम लेकर आता है, लेकिन मेनली ये 4 अकाउंट खोले जाते हैं। तो इस देश के हर नागरिक का सेविंग बैंक अकाउंट होगा ही होगा। इस देश के जितने नागरिक हैं सबका सेविंग बैंक अकाउंट होगा, हर व्यक्ति का एक खाता सेविंग बैंक अकाउंट। तो अगर आप पहली बार खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आप सेविंग बैंक अकाउंट में टिक करेंगे, क्योंकि ये आपका होना ही चाहिए। ये नहीं रहेगा तो बाकी कोई खाता नहीं खुलेगा। इसलिए देश के हर नागरिक का एक खाता, आपका भी अगर खाता बैंक में होगा तो आपको भले पता नहीं, आप बोलते मेरा खाता खुला हुआ है, लेकिन आपका खाता सेविंग बैंक अकाउंट ही खुला हुआ है, लिखा होगा वहाँ बचत बैंक खाता। तो सेविंग बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें सेविंग बैंक अकाउंट में आपको एटीएम की सुविधा मिलती है। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको डिजिटल पेमेंट, जिसको फ़ोन पे बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट, डी पे कर देते हैं, डिजिटल पेमेंट जिसको फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब की सुविधा मिलती है। यहाँ पे आपको चेक की फैसिलिटी, हालांकि चेक दूसरे जगह भी मिलता है, यहाँ आपको चेक की विड्रॉ की फैसिलिटी मिलती है। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट होता है जो हर व्यक्ति खुलवाता है। तो आप भी अगर खाता नहीं खुलवाएं और खुलवाना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, वो 4 ऑप्शन में आप सेविंग टिक करेंगे, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट आपको खुलवाना ही पड़ेगा। और जिसका खुला हुआ वो चेक कर लीजिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट ही होगा। जहाँ पे अब सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आगे हम बताएंगे कि बहुत सारे लोगों का पैसा कट जाता है सेविंग बैंक अकाउंट में। बहुत सारे लोगों को जब पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ता है तो बहुत समस्या आती है, निकाल नहीं पाते। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या तरीका है जमा करने का और क्या तरीका है निकालने का, कब टैक्सेस कटेगा, कब चार्जेस कटेगा, तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बेसिक देख लेते हैं। करेंट डिपॉजिट अकाउंट बिजनेसमैन खोलेगा। जो बिजनेसमैन होगा वो करेंट डिपॉजिट अकाउंट खोलेगा। यानी करेंट डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसके कारण करेंट खुल सकता है। तो जैसे मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है तो उससे करेंट खोलने में दिक्कत नहीं है। सेविंग मेरा हो गया, करेंट हम बिजनेस के नाम पर खोल लेंगे। तो करेंट बैंक अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन ही खोलता है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड डिपॉजिट और अनलिमिटेड विड्रॉल की फैसिलिटी है। जितना चाहे उतना जमा कीजिए और जितना चाहे उतनी बार आप निकालिए, दिन में कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप एक दिन में 15-20 बार नहीं निकाल सकते, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसमें आप 15 बार, 20 बार, 50 बार, जितना चाहे उतना बार निकालिए और जितना चाहे उतना बार दिन भर में जमा कीजिए। ये करेंट डिपॉजिट अकाउंट कौन खोलेगा? तो बिजनेसमैन खोलेगा। अब बिजनेस में ध्यान रखिएगा, करेंट डिपॉजिट अकाउंट में एटीएम सुविधा नहीं मिलेगा, वहाँ चेकबुक फैसिलिटी मिलती है और भी सुविधाएं मिलती है एज ए बिजनेस पर्सन। तो ये बिजनेसमैन के लिए है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बिजनेस का पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में ना डालें। अगर कम लेन देन हो रहा है, 1-2 हज़ार का डेली का लेन देन हो रहा है, तब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके बहुत सारे देखिएगा सीमेंट बिजनेसमैन हैं या बड़ा बिजनेसमैन है, उसके यहाँ बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा है, वो अपने अकाउंट में ले रहा है। कोई लोग कमेटी चलाता है, अपने अकाउंट में पैसा ले रहा है। बताइए कितना बड़ा गलती कर रहा है। जब तक टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र नहीं है तब तक ठीक है, जिस दिन पता चलेगा ना, ब्लॉक कर देगा अकाउंट को आपका। सेविंग बैंक अकाउंट में आप दूसरे का पैसा, सेविंग मतलब क्या होता है? बचत। और आप बताइए कि 1 लाख रुपया किसी से लिए तो सरकार ये मानेगी कि 1 लाख आपका बचत है और इस पर टैक्स देना होगा। बचत मतलब इनकम, ये टैक्स देना होगा इस पर आपको, तो ऐसे में फंस जाएगा। इसलिए बचत बैंक खाते में आप ज़्यादा पैसा मत डलवाइए। अगर सेविंग बैंक अकाउंट में ज़्यादा डलवा दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। तो बड़े बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करेंट अकाउंट खुलवाएं। वैसे आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ITR भरवाते होंगे, GST भरवाते होंगे, तो वो अपने आप करेंट अकाउंट के लिए आपको सजेशन दे दिया होगा। तीसरा है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये गरीबों का खाता है और मैं वैसे हर व्यक्ति से जिनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 30,000 के आसपास में पर मंथ कमाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जरूर खुलवा दिए। ये छोटा बचत है लेकिन भविष्य में आपको बहुत काम देगा, भविष्य में आपको बहुत मदद करेगा। तो ये है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या करना होगा? इसमें महिला मंडल की तरह आप रेकरिंग अकाउंट खुलवा दो और उसको अपने मेन अकाउंट से लिंक कर दो। मेन अकाउंट से लिंक कर देने से क्या होगा कि आपको जमा करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम 1,000 रुपये का या 3,000 रुपये का रेकरिंग खुलवा दिए हर महीने। मेरा सैलरी 5 तारीख को आता है, हम 15 तारीख को बैंक को नोटिफाई कर दिए कि 15 तारीख को मेरे मेन अकाउंट से 5,000 रुपया मेरे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल देना। अब हर महीना वो कटते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कटता चला जाएगा। उसके बाद एक समय सोचिए कि हर महीना 5-5 हज़ार रुपया आप जमा कर रहे हैं 15 तारीख को, और एक समय के बाद वो अच्छा खासा बजट आपके पास आएगा, एक अच्छा खासा सेविंग बन के आएगा। 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया आप बड़ा काम कर सकते हो उससे। तो छोटी छोटी बचत लेकिन एक बार बड़ा फंड बनता है। तो आप जरूर रेकरिंग अकाउंट खुलवाइए और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने बैंक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बैंक में भी पता चल जाएगा। वैसे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे रेकरिंग के फ़ायदे क्या और घाटे क्या है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन खुलवाता है? तो FD इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। फिक्स डिपॉजिट वही खुलवाता है जिसके पास सरप्लस प्रॉफिट रहता है।
सरप्लस का मतलब जिस पे से ज़्यादा पैसा रहता है, उसको लग रहा है कि अभी जो मान लो 3 लाख रुपए मेरे पास है, जिसका ज़रूरत हमको अभी नहीं है, हमको 10 साल बाद है, तो अभी इसका ज़रूरत है ही नहीं इस पैसे का, तब हम उस पैसे को एफडी करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं कि हमको 10 साल बाद पैसा मिलेगा। अब अगर आपने एफडी 10 साल का करा लिया तो आपको 10 साल बाद ही पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एफडी पर रहता है, आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा फिक्स डिपॉजिट पर, क्योंकि आप अपना पैसा ब्लॉक कर दे रहे हैं 10 सालों के लिए, बैंक को बोल दे रहे हैं कि ले लो 10 साल बाद ही मांगने आएंगे। अगर कोई व्यक्ति को पैसा ज़रूरत पहले पड़ गया तो पहले पड़ गया तो आपको मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 10 साल बाद मिलता, यानी कट के थोड़ा पैसा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 10 साल तक अपने पैसे को बैंक के पास रहने दिए तो बैंक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, एक अच्छा परसेंटेज देगा। तो सबसे ज़्यादा ब्याज किस पर मिलता है? फिक्स डिपॉजिट पर। और करेंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता, करेंट डिपॉजिट पे कोई ब्याज नहीं मिलता, करेंट डिपॉजिट में कोई ब्याज ही नहीं मिलता है। सारा ब्याज, सबसे ज़्यादा ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर, उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट पर, और तीसरे नंबर में सेविंग पर, और चौथे नंबर में करेंट पर, है ना। करेंट पे तो मिलता ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट, उसके बाद सेविंग, उसके बाद करेंट। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अगर नया नया खाता खुलवाना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेसमैन है, या है ना, आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो आपको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए और कौन सा खाता आपके लिए बेहतर है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप इतना डिटेल बताने के बाद, बहुत डिटेल तो नहीं बताया मैंने, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि किस खाते को आपको खोलना चाहिए और आपका कौन सा खाता है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो डिपॉजिट का था। विथड्रॉ, पैसा बैंक से निकालने को हम विथड्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विथड्रॉ, आहरण इसको बोलते हैं। पैसा बैंक से निकालते तो हम लोग पैसा निकालना नहीं बोलते, उस जगह पे वर्ड यूज होता है बिजनेस में विथड्रॉ। जब बिजनेस में कोई चीज़ निकाला जाता है अपना पैसा, जब आप अपना पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है विथड्रॉ। इसलिए आप देखिएगा, जब पैसा आप निकालने के लिए पर्ची भरते हैं तो उसको बोलते हैं विथड्रॉल फॉर्म। अब विथड्रॉ करने के दो तरीके हैं। पैसा अगर अपने ही अकाउंट से सेल्फ विथड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो सेल्फ विथड्रॉ कर सकते हैं, खुद पैसा निकाल सकते हैं अपने ही अकाउंट से, जो हम पैसा जमा किए अपने ही अकाउंट से। और दूसरा, हम खुद ना निकाले तो किसी और को निकाल सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक से समझिएगा, अपने अकाउंट से निकालने के दो तरीके, या तो आप खुद जाके अपने अकाउंट से निकालो, और या तो ट्रांसफ़र कर दो। खुद निकालने के भी दो तरीके, एक आपको चेक से मिलेगा, चेक आप कर सकते हो। आज के समय में चेक की जगह पे डिजिटल ट्रांसफ़र भी हो गया, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से मार दिए, ठीक है, तो आप डिजिटल ट्रांसफ़र उधर लेके चले जाओ। चेक से आप निकाल सकते हो खुद, और एक विड्रॉल फॉर्म से निकाल सकते हो। विड्रॉल फॉर्म से लाल कलर का होता है, निकासी पर्ची बोलते हैं इसको हम लोग। तो चेक से पैसा निकाल सकते हो और विड्रॉल फॉर्म से निकाल सकते हो, निकासी पर्ची के नाम से हम लोग जानते हैं। ये लाल कलर का पर्ची होता है छोटा सा, उसको भर के, अब सवाल है कि जिसको चेक मिल गया, जिस बंदे को चेक मिल गया, जिसके पास चेकबुक है, वो विड्रॉल फॉर्म से पैसा नहीं निकाल सकता। जिसके पास चेक आपको बैंक दे दिया अगर, और मान लीजिए घर में चेक भूल गए और सोचेंगे विड्रॉल फॉर्म भर के निकाल ले पैसा, ये संभव नहीं है। अगर आपको बैंक चेक दे दिया तो आप सिर्फ चेक से निकाल सकते हैं। अगर आपको बैंक चेकबुक दे दिया, इसलिए देखिएगा जिनको चेकबुक दे देता है वो अगर चेक भूल गए गलती से, और जाकर बैंक में रिक्वेस्ट कीजिएगा सर विड्रॉल फॉर्म से निकालने दीजिए, पॉसिबल नहीं। तो याद रखिएगा, जिसको चेक मिल गया वो चेक से ही निकाल सकता है, विड्रॉल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विड्रॉल फॉर्म वो करेगा जिसको चेक नहीं मिला है। जैसे बूढ़ी महिला है, अब वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो कहाँ का चेक बेचारी अब भरेगी, उनको ना भरने आता है, बस यही दिखाने आता है कि हमारे पास अंगूठा है और कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में विड्रॉल फॉर्म वो भरेंगी। तो जिसके पास चेक बुक नहीं होता है वो विड्रॉल फॉर्म भरता है, और जिसके पास चेक बुक होता है वो चेक भरता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और चेक पे साइन कर सकते हैं तो आप चेकबुक के लिए अपने बैंक में ज़रूर अप्लाई कर देंगे। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ज़रूर अप्लाई कर देंगे। चेक से लिया हुआ पेमेंट सेफ होता है, सुरक्षित होता है, और विड्रॉल फॉर्म से लिया हुआ पेमेंट असुरक्षित होता है, सेफ नहीं होता है। इसलिए जब बड़ा पेमेंट आपको निकालना होगा तो देखिएगा बैंक आपको हमेशा सजेशन देगा कि आप चेक ले लो, क्योंकि चेक में क्या है कि जो आप भर के देंगे और सॉलिड चीज़ वो रहेगा। और विड्रॉल फॉर्म में बहुत लोग अंगूठा लगाता है, बताइए अंगूठा कैसे पहचान पाएगा कोई, बैंक वाला कैसे वेरीफाई करेगा अगर सेम टाइप का अंगूठा कोई लगा दिया तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे दिक्कत होगा। तो चेक ज़्यादा सेफ है पेमेंट निकालने के लिए,
तो आप अपने ही अकाउंट से चेक निकाल सकते हो। उस चेक में क्या नाम भरेंगे जब खुद निकालेंगे? तो सेल्फ भरेंगे। क्या भरेंगे? सेल्फ। ऊपर में लिख देना सेल्फ, यानी हम ही को पेमेंट चाहिए। अब ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पैसा बहुत सारे तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एक तरीका आप लोग सुने होंगे, डिजिटल ट्रांसफ़र, डिजिटल पेमेंट, जिसके अंदर आप फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब आप जान रहे हैं। डिजिटल पेमेंट से आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब हमारे अकाउंट से किसी के अकाउंट में पैसा भेजना है, 20,000 रुपया फ़ोन पे से भेज दिए। लेकिन डिजिटल पेमेंट का एक लिमिट है, 1 लाख रुपया से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट फ़ोन पे से अगर आप भेजते हैं तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसका एक लिमिट होता है। अगर हमको बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा, बड़ा फंड डालना है तो ये इससे नहीं भेज सकते हैं। तब हमारे पास सुविधा है NEFT, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट कर देना। लेकिन नेफ्ट में भी क्या है कि पैसा जाएगा, अनलिमिटेड पैसा आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय पे थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें कम से कम लगभग मान के चलिए कि कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है। 1 दिन का समय लग जाता है नेफ्ट के अंदर। अगर सही काम किया तो 1 दिन में चला जाएगा, लेकिन समय लगता है इसमें। अगर बहुत जल्दी जाना है पैसा, अब मान लीजिए 20 लाख रुपए भेजना है, यहाँ होलसेलर दिल्ली से माल मंगा ला, 20 लाख रुपए भेजना है, लेफ्ट कर दिया 20 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब नेफ्ट कर दिया तो लेकिन वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा वो पैसा, क्योंकि यहाँ से फंड जाएगा फिर धीरे धीरे। तो इसमें नेफ्ट में क्या टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम को अगर बिजनेसमैन और बचाना चाहे तो बैंक एक और सुविधा लेकर आ गया, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और बैंक में सुनते होंगे जब आप जाते होंगे तो, या बिजनेसमैन होंगे तो इसको यूज़ करते होंगे, RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम, ये क्या है कि रियल टाइम में एकदम फिक्स पीरियड में आपका पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। यानी ये मान के चलो विदिन 1 आवर के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पैसा ट्रांसफ़र करवा देगा। यानी अभी हम पैसा भेजें तो उनके पास 1 से 2 घंटे में पहुंच जाएगा। RTGS ये है। लेकिन इन दोनों सुविधा के लिए कुछ बैंक चार्ज काटता है। बैंक कुछ चार्जेस काटेगा, क्योंकि फ्री में ये सुविधा बैंक नहीं देता। बैंक हमारा क्या है? बैंक मेरे लिए एजेंट है। बैंक मेरे लिए एजेंट है, जैसे LIC के एजेंट होते हैं, बाकी चीज़ के एजेंट होते हैं, तो बैंक भी मेरा एजेंट है। एजेंट है इसलिए तो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक वो करता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक वही करता है। तो जब हमारा ऑर्डर कोई मानेगा और हम उसको सैलरी नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर कोई मेरा आदेश मान रहा है और हम उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं तो तय मानिएगा वो मेरा एजेंट है। क्योंकि सैलरी देंगे तो मेरा वर्कर हो जाएगा, स्टाफ हो जाएगा। तो क्या बैंक को आप सैलरी देते हैं? नहीं ना। तो बैंक को आप नहीं सैलरी देते हैं तो आप एजेंट बना दिए बैंक को। बैंक मेरा एजेंट है, मेरे कहने पर किसी को पैसा देगा, मेरे कहने पर किसी से पैसा लेगा। बैंक मेरा काम करता है, मेरा बात सुनता है। तो एजेंट अपने काम के बदले में, अपने मेहनत के बदले में सैलरी नहीं लेता है। एजेंट अपने मेहनत के बदले में कमीशन लेता है। तो बैंक हमसे कमीशन चार्ज करता है। कुछ सर्टेन परसेंटेज, सब बैंक का अलग अलग है, कमीशन आपसे चार्ज करेगा। RTGS के बारे में भी और नेफ्ट के बारे में भी। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि नेफ्ट भी एक सुविधा है जिसके जरिए आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा पैसा भेजने में। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी पैसा भेजना है तो आप RTGS कर सकते हैं। और बैंक में एक कॉमन वर्ड है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप आसानी से अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में एक बड़ा फंड, एक टाइम बीइंग के अंदर आप अपने फंड से, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक बड़ा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू RTGS। इस बात को ध्यान रखना। और ये नेफ्ट और RTGS जो है किसकी निगरानी में होता है? ये RBI स्टार्ट किया है। कौन स्टार्ट किया है? RBI। आपको मालूम होगा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसके नीचे सारे बैंक काम करते हैं। ये हेड ऑफ द बैंक है, सारे बैंकों का हेड है, याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको पावर मिला था 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 से जब इसको पावर मिला, नेशनलाइजेशन इसका हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से ये बैंक बहुत सारे चेंजेस बैंकिंग सिस्टम में लाया है। और आप ये जो देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट और ये सारी सुविधा कौन लाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स बनाता है। तो बैंकिंग सेक्टर का टॉप बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये सारी फैसिलिटी बैंकों के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले अगर आप थोड़ा सा अभी नए नए नहीं होंगे, पहले से आप बैंक अकाउंट ओपन किए हुए, तो जब पहली बार ATM आया था तो ये सुविधा था कि अगर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है तो हमको SBI के मशीन में ही जाके पैसा निकालना पड़ता था।
अब सोचिए कि हमारे घर के से 50 किलोमीटर दूर एसबीआई का एटीएम है, बाकी सामने बहुत सारे बैंक का एटीएम है, फिर भी हम नहीं निकाल पाते थे क्योंकि हमको सेम बैंक के एटीएम से निकालना पड़ता था। लेकिन आरबीआई एक बड़ा अच्छा पहल किया और बोला मल्टी बैंक, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी बैंक एटीएम यूज़ करने का ऑप्शन दे दिया कि आज हमारे पास अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, कार्ड है, तो हम बैंक ऑफ इंडिया के मशीन में भी घुसा के पैसा निकाल सकते हैं। ये है आरबीआई की सुविधा। तो आरबीआई हर दिन अपने ग्राहकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहा है ताकि ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक तो हम लोग बेसिकली बता दिए कि कितने तरीके हैं बैंक में पैसा जमा करने का, कितने तरीके से आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सब खातों में, जो खाते हम यहाँ खुलवाएंगे, हमें फ़ायदा क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, कौन कौन से तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहिए। और मैं फिर बता दूँ सारे लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप किसी भी अकाउंट को अगर ओपन करते हैं, नॉमिनी को ज़रूर भरिएगा। नॉमिनी डिटेल्स ठीक से एक बार चेक करवा लीजिएगा कि आपका नॉमिनी डिटेल्स किन का भरा हुआ है, किन के नाम पर है। ठीक है, नॉमिनी डिटेल आप जरूर भरवाइए कि नॉमिनी का डिटेल आपका किन के नाम पर है। ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं, वो जाके बैंक में फॉर्म दूसरे से भरा लिए। कुछ लोगों को उतना नॉलेज नहीं रहता और टेंशन भी लेना नहीं चाहते, बोले भरो नहीं यार जो भरना है। लेकिन आप ये जो भरना है भरो नहीं यार, जो इग्नोरेंस है ना आपका, वो आपके परिवार को नुकसान देगा। इसलिए आप अपना नॉमिनी डिटेल जरूर चेक कीजिए कि भाई हम लोग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग होता है तो मेरे अकाउंट से पैसा निकालने में मेरे परिवार वाले को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कोई यहाँ अजर अमर तो है नहीं, कब किसका टिकट कट जाए, कब ऊपर वाला किसको बुला ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिएगा कि भाई नॉमिनी डिटेल हमारा है या नहीं है। बहुत लोगों को देखते हैं बैंक में ये समस्याएँ आती है और बाद में आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप ही के पति थे, आपकी पत्नी थी, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो आदमी मर गया उसको आप कैसे प्रूफ करोगे। सोच लो कि मिस्टर एक्स, देखो क्या प्रॉब्लम आता बता रहे हैं। मिस्टर एक्स एक बड़े आदमी थे, इनके अकाउंट में मान लीजिए 20 लाख रुपए जमा किया जीवन भर आदमी कमा कमा के, लेकिन नॉमिनी डिटेल नहीं भरा, ब्लैंक है नॉमिनी में। अब जब इनका डेथ होता है तो डेथ होने के बाद कभी कभी ऐसा केस आता है, कभी कभी नहीं, बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं। अब मान ली बड़े शहरों में ज़्यादा आता है, छोटे शहर में तो नहीं ऐसा होगा। डेथ होने के बाद 2 पत्नी आ जाती है, मिसेस ए और मिसेस बी। ये बोलती है कि हम उनके पत्नी हैं, हमसे शादी किए थे और हमसे भी शादी किए थे। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू या मुस्लिम संप्रदाय में कोई सर्टिफिकेट कोर्ट से नहीं मिलता है। कोर्ट मैरिज तो होता नहीं, हमारे यहाँ एक जगह पे मुस्लिम संप्रदाय में निकाह होता है, हमारे यहाँ विवाह होता है। कोई सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं कि दिखाया जाए कि फलाना वर्सेस फलनी जो है उनका शादी विवाह हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब ए भी उसकी पत्नी क्लेम कर रही, बी भी उसकी पत्नी क्लेम कर रही, क्या ये भी पत्नी है, हम भी पत्नी और हम भी पत्नी, ये पैसा किसको मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा ऐसा केस होता है, बहुत बार केस है। हो सकता है कि बी पत्नी नहीं हो, लेकिन ए को पैसा नहीं देने के चक्कर में ही फंसा रही है। अभी बीच में कूद गई तो चला गया कोर्ट में मामला, और आप जानते हैं कि कोर्ट में 20 साल से कम नहीं लगेगा इस फैसले को आने में। तब तक तो इसका बाल बच्चा भी अनपढ़े रह जाएगा, पढ़ेगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से। और अगर फैसला आ भी जाता है तो हो सकता है कि दोनों को बंटवारे मिलेगा, तो दोनों को पैसा मिल जाता है। उससे अच्छा है आप नॉमिनी डिटेल जरूर अपडेट करें, ताकि आप जिसको बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नॉमिनी एक आदमी को नहीं, एक से ज़्यादा आदमी को बना सकते हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं कि भाई मेरे जो इनकम है उसमें हमारे फादर का हिस्सा होगा 10%, मदर का हिस्सा होगा 10%, और मान लीजिए अगर आपको लगता है तो भाई मेरी बेटी का हिस्सा होगा 20%, और बाकी कितना हो गया 40%, 60% मेरी वाइफ का हिस्सा होगा। आप अपने नॉमिनी में इस तरह से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने सारे परिवार वालों को जोड़ दीजिए कि मेरा अगर मिस हैपनिंग कुछ होता है तो मेरा इनकम इन सारे लोगों में इतना इतना % बटेगा। अगर लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक उतना उतना % उनको देगा। इससे क्या है कि आप परिवार के किसी भी सदस्य को इग्नोर नहीं किए, सबको हम एक अच्छा खासा अमाउंट हम फिक्स कर दिए कि अगर कुछ होता है तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। क्योंकि परिवार का मुखिया होने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, पैसे के रूप में सपोर्ट करें हमेशा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नॉमिनी में ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को सब दे देना है, आप बांट भी सकते हो। वहाँ पे लिखा रहता है परसेंटेज कितना दोगे, कितना शेयर दोगे। तो लोग कुछ नहीं समझता है, बैंक लोग भर देता है 100%, लेकिन आप समझिएगा इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से भर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक एक करके सारे खाते के बारे में बताएंगे खाता खुलवाते समय। तो आप इस वीडियो को देखिए, और कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए उसके बारे में भी बताइएगा। क्योंकि 1-2 वीडियो के बाद जब हम बैंक ख़त्म करेंगे तो फिर हम इंश्योरेंस में आएंगे।
बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में गलत फॉर्म भरे हुए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फिल किए हुए हैं, और जिसका खामियाजा उनको अभी तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कभी कोई मिस हैपनिंग होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने में फेल कर जाएगी, क्लेम नहीं सेटल करेगी, क्योंकि वो बोलेगी कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, मेरे साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। तो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डालने चाहिए इंश्योरेंस कराते समय? क्या आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छोड़ दिया? तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप ज़रूर इसको देखें, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कैसा लगा ये, और आप लोग का सजेशन क्या है, आप अपने खाते में ये सारा चीज़ डालें कि नहीं डालें, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।